अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 1 10th क्लास केमिस्ट्री, इसको डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हम रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल रिएक्शन, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, एग्जांपल वगैरह को डिस्कस कर चुके हैं। आज जो बेसिकली चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है बच्चे, वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या है, क्या चीज़? केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या है, इसकी टाइप्स, इसकी क्या चीज़ डिस्कस करेंगे, टाइप्स को। इसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ डिस्कस करनी है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस। ये चंद एक टॉपिक है जो कि आज हमने डिस्कस करने हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम बेसिकली कहते हैं तवाज़ुन को। हेडिंग दे दो, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है ना। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का लफ्ज़ी मतलब क्या है, तवाज़ुन। मतलब आपने वहाँ पे ये एक एग्जांपल देखी होगी कि हमारे पास एक सीसा है, इस तरह का होता है। तो यहाँ पे ये इस तरह होता है कि अगर एक बच्चा इस साइड बिठा दो, एक बच्चा इस साइड बिठा दो, तो क्या होगा, दोनों का अगर वज़न बराबर होगा, दोनों एक ही लेंथ में बैठे होंगे, तो ये इक्विलिब्रियम पर आ जाएंगे इस तरह। सही है, इस हालत हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। क्या कह रहे होते हैं इसको, इक्विलिब्रियम। ये फिज़िक्स के हवाले से है। मतलब इक्विलिब्रियम पे इस साइड पे एक्ट करने वाली फोर्स और इस साइड पे एक्ट करने वाली फोर्स क्या होती है, दोनों बराबर होती हैं। इसलिए हम इसको कह रहे होते हैं इक्विलिब्रियम। लेकिन जहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम की बात की जाए तो यहाँ पे बात थोड़ी सी अलग है। हमने कहा था जी रिएक्शन दो तरह के होते हैं। एक रिएक्शन होता है जो आगे की तरफ जाता है, एक रिएक्शन होता है जो पीछे की तरफ आता है। मसलन ये मेरे पास सपोज कर लो दो रिएक्टेंट है, मैं सपोज कर रहा हूँ ए और बी। सही, ए और बी दो रिएक्टेंट है और इनके मिलने से हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं सी और साथ बन जाता है डी। मैं सपोज कर रहा हूँ ये दोनों के दोनों कोई भी चीज़ हो सकती है। अब देखो वो रिएक्शन जो इन दोनों के मिलने के बाद, मतलब रिएक्टेंट के मिलने के बाद क्या बनाए, प्रोडक्ट बनाए, इसको हम नाम दे रहे होते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या बनाए, प्रोडक्ट बनाए, तो इसको कहेंगे फॉरवर्ड, आगे की तरफ जाने वाला रिएक्शन। क्या कहेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन। इसके बाद वो रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट मिलके, मतलब इसको कहेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन, और जिसमें पीछे की तरफ रिएक्शन आया तो उसको हम कहेंगे रिवर्स रिएक्शन। एक वर्ड मैंने यहाँ पे यूज़ करना, रेट। क्या वर्ड होगा, रेट। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में रेट का आसान ज़बान में कौन जो समझ में आ जाए तो याद रखिएगा, इसका मतलब होता है स्पीड। मैं अगर बात करता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन तो एक बात जहन में आ जाए, रिएक्शन की स्पीड की बात हो रही है कि वो रिएक्शन कितने टाइम में मुकम्मल होता है, वो रिएक्शन कितने टाइम में मुकम्मल हो रहा है। ये हमारे पास होगा रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। क्या होगा, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। सही है। तो अब अगर केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है, जहां पे रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट दोबारा फिर रिएक्टेंट, मतलब आगे की तरफ जाने वाले रिएक्शन का रेट और पीछे की तरफ आने वाले रिएक्शन का रेट हो जाए बराबर। क्या हो जाए, उस हालत को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, या केमिकल इक्विलिब्रियम, सॉरी केमिकल इक्विलिब्रियम कह रहे थे। क्या कह रहे थे, केमिकल इक्विलिब्रियम। मसलन एट द स्टेज, या द स्टेट, वो हालत एट विच, जहाँ पे क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट होता है ये किसके बराबर हो जाए, इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स। रिवर्स का मतलब होता है पीछे की तरफ आना, रिवर्स रिएक्शन। इसको हम नाम दे रहे होते हैं इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट होता है आगे की तरफ, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन आगे तरफ जाएगा, जबकि रिवर्स रिएक्शन अगर मैं इनकी डायरेक्शन पूछूं तो क्या होगी, पैरेलल होगी, अपोजिट होगी?
एक आगे की तरफ जा रहा है, एक पीछे की तरफ जा रहा है, ये पैरेलल ऑपोजिट होती है। याद रखिएगा ये दोनों रिएक्शन की जो एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ आवर रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन से, मतलब यहाँ पे डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो डायरेक्शन क्या होगी हमारे पास, डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन हमारे पास होगी ऑपोजिट, ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। बस ये बात एक सिंपल से अपने ज़हन बिठा लीजिएगा। सही। अब केमिकल इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं? दो। एक हमारे पास होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक, ये केमिस्ट्री में अमूमन होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। और एक हमारे पास होता है जी स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। अच्छा, डायनामिक का लफ्ज़ी मतलब अगर देखा जाए ना, डायनामिक का इसको कहते हैं मुतहर्रिक। क्या? जो चीज़ मूव कर सके, जो चीज़ क्या कर सके, मूव कर सके, उसको हम नाम दे देते हैं डायनामिक का। क्या नाम दे देते हैं? और स्टैटिक का लफ्ज़ी मतलब स्टेशनरी से निकला है। स्टैटिक वर्ड स्टेशनरी, स्टेशनरी आपने पढ़ा हुआ है। एक स्टेशनरी किताबों वगैरह कहता है और एक स्टेशनरी का मतलब होता है साकिन। क्या मतलब होता है? साकिन। वो शायद जो मूव ना कर सके। सही है, मतलब डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसके बाद सेकंड है हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल, सेम डेफिनेशन। क्या? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द, बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है जी, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन में बराबर हो जाता है। सही है, इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। देखो मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास ना ये दो बंदे हैं, इसके पास भी 100 रुपये, इसके पास भी 100 रुपये। सही है। अब ये बंदा 10 रुपये इसको देता है और इसके बाद दूसरे हाथ से ये 10 रुपये इसको दे देता है। ये 10 रुपये इसको दे रहा है, ये 10 रुपये इसको दे रहा है। एक हाथ से वो 10 रुपये इसको देता है, दूसरे हाथ से वो 10 रुपये उसको दे देता है। ये काम चलता रहता है। ये है डायनामिक इक्विलिब्रियम। मतलब यहाँ पर अगर मिकदार देखी जाए, उनके पैसे का चेंज हो रहे हैं, एक के पास ज़्यादा या कम होंगे। मतलब अगर एक ने एक हाथ से इस तरह 10 रुपये दिए थे, दूसरे हाथ से उसने पकड़ लिया है, फिर दोबारा उसने ये पकड़ के इस तरह दिया है, दूसरे हाथ से फिर दोबारा पकड़ लिया। इससे उनकी मिकदार, उनके पास जो पैसे मौजूद हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सही। हाँ, ये चलता रहेगा काम। यह है इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, सो इसके पास सो इसके पास बस बैठे रहें, अब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पैसे फिर भी उतने हैं। सही। डायनामिक इक्विलिब्रियम में और स्टैटिक इक्विलिब्रियम में ये फ़र्क है। सही है। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन ये याद रखिए, ये हमारे पास केमिस्ट्री में नहीं होता ये काम। ये वाला इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री में नहीं होता है, केमिस्ट्री में सिर्फ डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। जब भी बात करते हैं वो डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कभी बात नहीं करते। जब एग्जाम्पल से चेक कर लीजिएगा। सही है। कहता जी द स्टेट वेयर, जहाँ पर वो हालत जहाँ पे रिएक्शन सीज, ये वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीज, सीज का मतलब होता है रुक जाना, रुक। सीज टू प्रोसीड, प्रोसीड का मतलब है आगे बढ़ने से, प्रोसीड। जहाँ भी रिएक्शन रुक जाए उस हालत को हम नाम दे रहे होते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम का। क्या नाम दे रहे होते हैं? अच्छा, आप इसके ना एग्जाम्पल चेक करो, आपकी बुक वाला क्या दे रहा है। कहते हैं एक बिल्डिंग ना गिरने की बजाय खड़ी रहती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जितनी भी फोर्स अमल कर रही हैं सारी की सारी इक्विलिब्रियम है। सही है। अ बिल्डिंग रिमेन, एक बिल्डिंग रहती है, रिमेन स्टैंडिंग बिकॉज, क्योंकि द फोर्स इज एक्टिंग on the building are in equilibrium। अगर इक्विलिब्रियम ना हो तो बच्चा आपकी बिल्डिंग फ़ौरन गिर जाएगी।
मतलब आप खड़े हो ना, आपके जिस्म में भी इक्विलिब्रियम है, आप खड़े हो, और आपकी पता है आपके जिस्म में ये इक्विलिब्रियम कौन सी चीज़ मेंटेन कर रही होती है? आपके कान में एक फ्लूइड होता है, वो आपके इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। बाद दफ़ा चक्कर आता है, आप गिर जाते हो, उसके बाद आप इक्विलिब्रियम ही नहीं मेंटेन कर पाते। सही है। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम सिंपल बात, जहाँ पर रिएक्शन रुक जाए। यहाँ पर रिएक्शन रुकता नहीं है, सिर्फ आगे की तरफ जाने वाले रिएक्शन का रेट और पीछे की तरफ जाने वाले रिएक्शन का रेट इक्वल होता है। सही, ये था जी हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम के दो टाइप्स। बेसिकली डायनामिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है, दोनों में सेम बात कही है, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अच्छा, ये बात होगी। अब इसके बाद आ जाओ, हम बात करेंगे ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन की। नेक्स्ट क्या हमारे पास है? ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। अब ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन किस तरह कर सकते हैं हम? सही है बच्चा, अगर गौर किया जाए हमारे पास इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। मैं आपको बताता हूँ इस ग्राफ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। मतलब आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो होगी 0। यहाँ पे हम लेंगे टाइम, इस साइड पे हम लेंगे कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का लफ्ज़ी मतलब होता है मिकदार। किस चीज़ की मिकदार लेनी है वो भी हम देख लेते हैं। कंसंट्रेशन का लफ्ज़ी मतलब होता है मिकदार लेना है। सही है। यहाँ पे हर एक चीज़ की वैल्यू होगी 0, यहाँ पे ऐसा ऐसा बढ़ता जाएगी, जो भी वैल्यू होगी यहाँ बढ़ेगी। बस होगी यहाँ 10, 20, 30, 40। सही, यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या होती है? मिकदार बढ़ती है। भाई यहाँ पे 10, 20, 30, 40 ग्राम कह लो, जो भी कह लो। मतलब एक बात याद रखिएगा, हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, और रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है? अगर मैं 100 रिएक्टेंट लूँ, कितने रिएक्टेंट लूँ? 100, तो प्रोडक्ट उस वक्त होगा 0। मैं सपोज करता हूँ अगर रिएक्टेंट हो जाता है 90, तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 10। मतलब 10 रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो गए। अब प्रोडक्ट हो जाते हैं 80, तो ये 20 वो बन जाएंगे। अगर ये हो जाता है 70, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 30। अगर ये हमारे पास हो जाए 60, तो ये हो जाएंगे 40। अगर ये हो जाए 60, तो ये हो जाएंगे 40। अगर चलो जी मैं ऐसा कर रहा था 50। अगर ये हो जाता है 50, तो ये भी हो जाएंगे 50। अगर ये रहे 50, तो ये भी रह जाएंगे 50। अगर ये रहे 50, तो ये भी रह जाएंगे 50। अगर ये रहे 50, तो ये भी रह जाएंगे 50। अब क्या मैंने वैल्यू क्यों सेम कर दी? क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया है, क्योंकि इसमें मुकम्मल तौर पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट, और ज़रूरी नहीं है 50-50 पे इक्विलिब्रियम है। ये बात आप ज़हन में बिठा लीजिएगा, ज़रूरी नहीं है कि 50-50 पे इक्विलिब्रियम, ये ज़रूरी नहीं है। क्या ज़रूरी है? आपका 60-40 पे भी आ सकता है, आपका इसके बाद यहाँ पे 40, यहाँ पे 60, वहाँ पे भी इक्विलिब्रियम, और मे भी आपका इक्विलिब्रियम 90 और 10 पे आ जाए। यहाँ पे 90, यहाँ पे 10। देखो मिकदार चेंज नहीं हो रही ना, जहाँ पे मिकदार चेंज ना हो समझ लीजिए इक्विलिब्रियम आ गया। ये बात एक समझ जहन में रखिएगा, इक्विलिब्रियम इस चीज़ का नाम नहीं है कि उस वक्त कंसंट्रेशन दोनों की रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के बराबर हो जाए, बल्कि इक्विलिब्रियम क्या है? जहाँ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, आगे तरफ जाने वाला रिएक्शन, और बैकवर्ड रिएक्शन और पीछे की तरफ आने वाले रिएक्शन का रेट बराबर हो जाए, उसको इक्विलिब्रियम कहेंगे। अब इसका ग्राफ पता है किस तरह बनता है? देखो, शुरू में रिएक्टेंट कितने? 100 मतलब मैं इसके ऊपर एक 100 वाला डाल देता हूँ इस तरह। ऐसा ऐसा रिएक्टेंट क्या हो रहे हैं? कम हो रहा है, मतलब नीचे की तरफ आएगा इस तरह ग्राफ, और एक वक्त आया रिएक्टेंट हो गए कांस्टेंट इस तरह। ये मैं वैल्यूज़ यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, क्योंकि फिर इसके हिसाब से एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे हो गया जी कांस्टेंट, फिर चेंज नहीं हो रहे। ये वाली चीज़ हमारे पास एरो जो है, ये रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? अब इसके बाद प्रोडक्ट की बात करते हैं। प्रोडक्ट शुरू में थे 0, लेकिन ऐसा क्या हो रहा है? बढ़ते 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 एक वक्त आया ये भी कांस्टेंट हो गए। ये हमारे पास है जी प्रोडक्ट। मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो उस वक्त सारी की सारी कंसंट्रेशन किस चीज़ की थी? और प्रोडक्ट एट बिगिनिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन या एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन के स्टार्ट में all the reactants are present। और जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ एट द स्टार्ट
ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट आर जीरो। प्रोडक्ट कितने थे? प्रोडक्ट आर, और समझ है ना क्या बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा ऐसा क्या हुआ, रिएक्टेंट कम होते गए, प्रोडक्ट, यहां पे मैं लिखूंगा द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड, जो रिएक्टेंट, द कंसंट्रेशन, मिकदार ऑफ रिएक्टेंट में आर से रिप्रेजेंट करूंगा, रिएक्टेंट इज डिक्रीज्ड। डिक्रीज्ड का मतलब आपको पता है कम हो जाए, डिक्रीज्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम। और यहां पे क्या आएगा, द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है इज इंक्रीज्ड, ये बढ़ती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज, पैसेज का मतलब गुजरने के साथ, पैसेज ऑफ टाइम, ऑफ, और एक वक्त आता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ना और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होना बराबर हो जाते हैं, और उस हालत को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, और ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, इसको याद रखिए, है डायनामिक इक्विलिब्रियम। यहाँ पे ग्राफ की किसी एक पॉइंट में समझ ना आई हो, यही बातें लिखी हुई हैं बुक में भी। क्या किया वजह, यही सारी की सारी बातें लिखी हुई। अब लास्ट वाली चीज़ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन आपको पता चल गया, बातें लिखेंगे आप। देखो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में फ़र्क है। एक साइड पे लिखूंगा फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन, इसका सेकंड साइड पे लिखूंगा रिवर्स रिएक्शन। अब मुझे खुद सोच के बताते जाना, मैं पॉइंट लिखते जाऊंगा। इधर देखो, सबकी कंसर्न इस साइड पे हो, कोई किस साइड पे ना देखे। अच्छा, फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होता है, ये वाली चीज़ मिल के ये वाली चीज़ बनाएगी, मतलब रिएक्टेंट मिल के क्या बनाते हैं, रिएक्टेंट आर कंबाइन। मैं रिएक्टेंट को आर से रिप्रेजेंट करूँगा, रिएक्टेंट्स आर कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट। और इसमें क्या होता है, रिवर्स में प्रोडक्ट पीछे की तरफ जाते हैं और रिएक्टेंट बनाते हैं। रिएक्टेंट्स आर रिकम्बाइन कर लो या कंबाइन कर लो, रिकम्बाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट, आर रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट। प्रोडक्ट पीछे जाते हैं, प्रोडक्ट पीछे जा रहे थे, इसलिए हम रिवर्स कहते हैं। अच्छा, इसको कहते हैं, इस साइड वाली जो चीज़ होती है कहते हैं राइट, सॉरी लेफ्ट। इस साइड पे जो भी चीज़ है वो राइट है, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन लेफ्ट टू राइट जाता है, इस साइड से इस साइड की तरफ जाता है। प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और ये क्या होगा, प्रोसीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। आगे वाली दो बातें सुनिएगा, ये बात है ये बच्चे, ये जो भी बातें लिख रहा हूँ ना, ये पास में एमसीक्यू के तौर पे आ चुकी हैं सारी की सारी। कहाँ पे आ चुकी हैं, एमसीक्यू के तौर पे। अच्छा, एक है फॉरवर्ड रिएक्शन, एक है, अच्छा जब रिएक्शन स्टार्ट होगा, जब रिएक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहे हैं। अच्छा, जब बिल्कुल स्टार्टिंग में था, जब 100 रिएक्टेंट थे, प्रोडक्ट थे 0, उस वक्त कौन सा रिएक्शन ज़्यादा होगा, फॉरवर्ड होगा या रिवर्स होगा, फॉरवर्ड, क्योंकि उसमें तो प्रोडक्ट है ही नहीं है। प्रोडक्ट पीछे की तरफ आएगा तो उसको रिवर्स कहेंगे, रिएक्टेंट में क्या प्रोडक्ट में आएगा उसको फॉरवर्ड कहेंगे। मतलब उस वक्त तो प्रोडक्ट है ही नहीं है, कुछ भी नहीं बना, तो पीछे क्या आएगा, पहले तो प्रोडक्ट बने ना पीछे आने के लिए। सही, मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो उस वक्त फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा तेज होता है। सही है, एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन, एट स्टार्ट ऑफ रिएक्शन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन
इज़ फास्ट, ये तेज़ होता है। इसमें एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन द रेट ऑफ रिवर्स, फॉरवर्ड की जगह क्या आ जाएगा, रिवर्स रिएक्शन इज स्लो। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ रिएक्टेंट क्या होते जा रहे हैं, प्रोडक्ट क्या होते जा रहे हैं। मतलब जब रिएक्टेंट कम होंगे तो आगे की तरफ जाने वाला रेट ऑफ यानी फॉरवर्ड रिएक्शन ऐसा स्लो होता जाएगा। अब प्रोडक्ट बनने शुरू हो गए हैं। शुरू में तो मतलब रिवर्स रिएक्शन का रेट था ही नहीं, ज़ीरो था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रोडक्ट क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये पीछे की तरफ भी ज़्यादा आएंगे। मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ रिवर्स रिएक्शन स्पीड अप होता है और फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो होता जाता है। और एक वक्त आ जाता है जहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के बराबर हो जाता है। देखो शुरू में क्या था, सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन था, रिवर्स नहीं था। फिर ऐसा क्या हुआ, फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो होता गया और रिवर्स रिएक्शन तेज होता गया। और एक वक्त है दोनों बराबर हो गए। वो लम्हा जहाँ पे दोनों रिएक्शन बराबर हो जाए उस लम्हे को इक्विलिब्रियम कहेंगे। सही है। मतलब ग्रेजुअली का मतलब है ऐसा ग्रेजुअली फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो डाउन, स्लो। और ये क्या होता है, ग्रेजुअली रिवर्स रिएक्शन स्पीड अप, ये तेज़ होता जाता है। सही है। तो ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर, जिसमें हमने केमिकल इक्विलिब्रियम से लेकर इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन और फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन में सारे फ़र्क पढ़ चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है वो है डायनामिक इक्विलिब्रियम की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। दोनों कल ये भी डिस्कस कर लेंगे और साथ ही लॉ ऑफ मास सेक्शन को डिस्कस कर लेंगे। ये दोनों के दोनों इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आपको सपोज करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है तो आप क्या करोगे। बच्चे रिवर्सिबल रिएक्शन में आपने सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, एग्जाम्पल लिखनी है, जो कल हमने लिखी थी अमोनियम फॉर्मेशन। सही है। आयोडीन H2+ I2 2HI। सही है। कैल्शियम कार्बोनेट वाले वो एग्जाम्पल लिखेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन कर दो, डायनामिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन कर दो। ये सारी की सारी चीज़ें आपके रिवर्सिबल रिएक्शन में। सही है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आया तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, लेकिन आप ये सारी चीज़ें लिखो ये तो बहुत लंबा हो जाएगा काम। सही है। तो आप कोशिश करो जो आपको बीच में अच्छा लगता है ना, कम से कम रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन, एग्जाम्पल, करैक्टरिस्टिक्स और ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन कर दो, 4 नंबर दे देगा। ये बीच में इक्विलिब्रियम छोड़ दो। सही है। ये काम कर लो, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यही है हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।